the very first slide which was discussed yesterday, that how a child learns a language. एक बच्चा भाषा को किस तरह से सीखता है, इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैंने ये बताया था कि बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मीन्स वो देखता है अच्छे से कि उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। देन ही और शी लिसन्स, तो सुनता है अटेंटिवली, और फिर वो एक्शंस को वॉच करता है जो उसके सराउंडिंग्स में विद बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर रिलेटिव्स, बाय देयर सिस्टर एंड ब्रदर्स, और सराउंडिंग्स में जो भी उसको मिलता है उन एक्शंस को वो अच्छे से ऑब्जर्व करता है। एंड देन ही ट्राइज टू प्रैक्टिस इट, और उसको बार बार रिपीट करता है। तो प्रैक्टिस करने से और रिपीट करने से एक रीइंफोर्समेंट बन जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं उस भाषा को स्वतः ही लर्न करने लगते हैं। आप उस सब एज से बाहर आ चुके हैं, आप ग्रोन अप्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, या अभी आप अपनी स्टडी को परस्यू कर रहे हैं, तो आप इस सब में से बाहर निकल गए हैं। और मेनली जो मुझे कल देखा था, मैंने जितने भी लर्नर्स से हमारे साथ ज्वाइन किया है, उनका बेस यूजुअली और मोस्टली संस्कृत है। तो संस्कृत आप जानते हो, आप भाषा बहुत अच्छे से जानते हो, आप एक्सप्रेस करना जानते हो, आप लिखना जानते हो, आप पढ़ना जानते हो। तो अभी हम उसको जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए हमने जो ये क्लास ले रहे हैं, तो आपको इंग्लिश भी उतना ही आना जरूरी है संस्कृत के पैरेलल में। तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भाषा के लिए। वो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप अटेंटिवली लिसन करेंगे, सुनेंगे, फिर उसके बाद आप कोशिश करेंगे, स्पीकिंग होगा, उसके बाद आप राइट करना सीखेंगे, और उसके बाद लास्ट आएगा आपके पास रीडिंग। जब ये चारों स्किल्स आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आप उस भाषा को जानने लगेंगे, बोलना जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, लिखने लगेंगे, और एक्सप्रेस करना आपको आना पड़ेगा। और आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं दिल के अंदर, बट आप किस तरह से दूसरों को बताएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम आप इस समय इंग्लिश को ले रहे हैं। तो इंग्लिश माध्यम से आपके मन में, आपके दिमाग में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, वो सब आप कैसे बताएंगे। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनहिबिशन हो, मतलब आपको थोड़ा सा संकोच हो, तो उस संकोच को भी आपको हटाना। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आप संकोच करेंगे या डरेंगे तो आपको भाषा नहीं आएगी। तो मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप तो अगर गलत भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार गलत करेंगे, दो बार गलत करेंगे, और तीसरे टाइम आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, और धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे। और एक महीने की क्लास के बाद आपको लगने लगेगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रयास करना होगा। So I'll go to the next slide. With this slide, to enhance the skills, मैंने आपको बहुत सारे माध्यम बताए थे कि आपके पास माध्यम क्या क्या है। न्यूज़पेपर है, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। शब्द, कौन सा शब्द का क्या मीनिंग है, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसा उसका यूसेज है। यूसेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या और कैसे उसको लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप कुछ इंग्लिश न्यूज चैनल्स देख सकते हैं, आप वीडियोस, इंग्लिश की वीडियोस, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं। उससे आपके इंग्लिश के अभ्यास में आपको मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट इज द वेरी वेरी बेसिक, कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। इंट्रोड्यूस कहाँ करना है आपको? बहुत सारे आपको मंच, स्टेज, प्लेसेस,
जहां की आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। कहाँ कहाँ हो सकते हैं? मान लीजिए मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां भी बच्चे का एक इंटरव्यू रहता है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां भी आपके पास एक इंटरव्यू रहेगा। तो किस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे? इंट्रोड्यूस कराने का मीनिंग क्या है कि जब आप किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपका एक परसेप्शन बन जाता है। और परसेप्शन का मतलब है कि एक आपका इंप्रेशन बन जाता है। कुछ दिमाग में ये आ जाता है कि आप किस तरह के हैं, आपके क्या विचार हो सकते हैं, आप किस आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटेंशन पता लग जाता है, आपका एटीट्यूड पता लग जाता है, आपका एट्रीब्यूट पता लग जाता है। बहुत सारे शब्द हैं जिसको मैं धीरे धीरे से लूंगी। और आपकी बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो बॉडी लैंग्वेज से आपका जेस्चर क्या है, उससे भी आपकी बहुत सारी बातें हमको पता लग सकती है। एक पूरा ओवरऑल पिक्चर बन जाता है आपके बारे में, which is very very important. So to learn this about how you are going to introduce, so we will use some words and the phrases. And introducing yourself means that is not only the name you are going to tell, there are other factors also. And I told you yesterday also that कि आपकी एज कितनी है, आपका फैमिली क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, अगर आपने एजुकेशन कर लिया तो आपका जॉब क्या है, अगर आपका जॉब हो गया तो आपकी क्या क्या लाइकिंग्स हैं, क्या क्या डिसलाइकिंग्स हैं, आप अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में किस तरह से अपना समय बिताते हैं और उनसे क्या सीखना चाहते हैं, आपका एसोसिएशन किन किन लोगों के साथ, विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप किस किस के साथ एसोसिएट है। एसोसिएशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा, आप शुरू से ही आपके घर में या स्कूल में सिखाते हैं कि आपको अच्छी कंपनी रखनी है। अच्छी कंपनी से आप अच्छी बातें सीखेंगे, आपके पास अच्छे संस्कार आएंगे। और अगर आपके पास अच्छे संस्कार आएंगे तो आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का जो टाइम है हमारे पास, कोविड-19 पैंडेमिक, सबके अंदर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि हमारा जो मेन काम था कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम लोग काम करने जा रहे थे, हम चार दीवारी के अंदर बंद गए हैं। तो उसमें से निकलना भी एक कला है। उसके लिए भी आपको कुछ हॉबीज रखनी चाहिए। अगर आपके पास हॉबीज नहीं होंगी तो आपका टाइम सही से नहीं आप बिताएंगे। जब टाइम आपका सही से नहीं बिताएगा तो यू विल हैव मोर एंजाइटी, मोर फियर एंड मोर टेंशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे that how to introduce yourself. Very very important. As soon as you meet somebody, the first is greetings. आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे, या ग्रीटिंग्स वर्ड मैंने यहाँ लगाया है। और ये ग्रीटिंग्स जो है दो तरह से हो सकते हैं, एक वर्बल है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। वेस्टर्न कल्चर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में हमारे पास जब हम ग्रीट करते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होता है कि जैसे कि हम सरेंडर कर रहे हैं। एंड सरेंडर करने का मतलब है कि हम जो आदमी हमारे सामने या जो शख्स हमारे सामने है उसको अहमियत दे रहे हैं और उसको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ इंग्लिश classes, so the very first is that whenever you have a morning time you will say good morning, and then you can use some noun, because good morning to whom? Like good morning, if you are meeting some old lady, so you can say auntie, or you can say grandma, or you can say mom, or you can say father, whatever, or you can say teacher. So the very first greeting is in English language is good morning. That is a formal. Or if it is after 12 o'clock, right from the morning till 12 in the afternoon, वो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप थोड़ा हिंदी में बोलते जाइए, ये जैसा आप बोल रही है ना उसका हिंदी। ओके ओके। तो सबसे पहले आप जो है क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे तक का समय है, 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपका ग्रीटिंग का जो वो होगा गुड आफ्टरनून।
और 5 बजे से रात के 10 बजे तक अगर आप कहीं पर है तो आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, ठीक है। और जैसे हम फ्रेंड्स के बीच में हैं, या हम आजकल का जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल भी जा सकते हैं। यू कैन से हेलो, यू कैन से हाय, हे, so these are the words you can use, hello, hi, hey, which is very common in western countries. हमारे इंडिया में हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नमस्कार, सुप्रभातम, और अगर संस्कृत में बोलेंगे तो आप बोलेंगे नमो नमः। अगर आप नमस्ते भी कर सकते हैं, आप अगर सरदार हैं तो आप सरदार फैमिलीज में भी कॉल इट सत श्री अकाल। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं विच कैन बी यूज्ड। और ग्रीटिंग्स अराउंड द वर्ल्ड आल्सो है, दे आर अरेबिक वेज डिफरेंट, स्पेन में कुछ और बोलते हैं, मैंने सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। अरेबिक में हाला, स्पेन में ओला, एंड थाईलैंड में स्वातिका, लाइक दिस यू कैन कॉल इट। एंड देयर आर सर्टेन अदर ग्रीटिंग्स, कुछ और तरह की ग्रीटिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे आप फिजिकल ग्रीटिंग्स, जो कि फिजिकल है, जिसको आप हग कर सकते हैं, यू कैन हैंड शेक, यू कैन बाउ, झुक सकते हैं, यू कैन टच द फीट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन सिनेरियो। कि हमारे यहाँ क्या संस्कृति है कि जैसे बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, उनको हम सिखाते हैं कि बड़ों के पैर छुओ और आशीर्वाद लो, रिस्पेक्ट दो। और जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं इन टर्न, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, आशीर्वाद। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलेंगे, जस्ट टू फील द प्रेजेंस, कि आप वहां हैं। अगर आप ग्रीटिंग नहीं करेंगे, ऐसे आकर के बैठ जाएंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप वहां प्रेजेंट हो। सो टू फील अ प्रेजेंस, आपको अपनी प्रेजेंस बतानी है। तो आप जैसे प्रिंसिपल है, रूम में बैठी हुई है, और किसी टीचर को अंदर एंटर करना है, तो पहले तो परमिशन लेगी, एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन। उसके बाद प्रिंसिपल उसको परमिशन देगी। अंदर आने के बाद सबसे पहला काम होगा, द टीचर विल से गुड मॉर्निंग मैम। और अगर कोई बच्चा भी वहां आता है या कोई पेरेंट भी वहां आता है, तो सबसे पहले वो अपनी ओबीसियंसेस, अपनी रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के रूप में देंगे। तो आपको ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि ग्रीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट when two persons are going to meet, or you are going to be somewhere where you have to handle 100 students or 1000 students or people, wherever. Suppose there is a seminar and 200 people are there, so you will start your lesson, you will start your class with the greetings, so that सबको ये मालूम लग जाए कि आप वहां आ गए हो, and then we are going to start the work. तो इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आप ग्रीटिंग करेंगे। जो तरीका आपको ग्रीटिंग का लेना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये देखना जरूरी है कि आप कहाँ पर हो, है ना, इंडिया में हो, बाहर हो, पेरेंट्स के साथ हो, टीचर के साथ हो, दैट यू हैव टू सी। और इतना आपको सबको मालूम भी है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज योर ग्रीटिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीटिंग, व्हेन वी आर इन द विद द फ्रेंड्स और अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं हाय, हेलो, हे। अपने सीनियर्स को भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं, रिश्तेदारों को भी कह सकते हैं, अपने से छोटों को भी कह सकते हैं। और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आ जाता है, चाहे फॉर्मल ले लीजिए चाहे इनफॉर्मल। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स, और ये यंग जो है, यूथ जो है, उनके अंदर बहुत कॉमन है। जब भी वो मिलेंगे तो बोले व्हाट्सअप, that is, you can say colloquial kind of a thing, but that is not good. वो नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे वो आपस में कर लेते हैं, but that's a different thing. But this kind of greeting is not good, so we should not use. It is not recommended. So WhatsApp is not recommended. और जब आप किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं, तो आप हमेशा ये कह सकते हैं उसको, इट्स नाइस टू मीट यू। बट ये ओनली एक कंडीशन है इसमें कि आप जब आप पहली बार मिलेंगे, जैसे आज मैं आपसे पहली बार मिली हूं, तो मैं कह सकती हूँ इट्स नाइस टू मीट यू ऑल। बट रोज रोज मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं एक बार मिल चुकी हूँ। तो एक बार जब फर्स्ट टाइम में आप मिलेंगे, तो यू कैन से दिस इज अ
your manners, you can say, this is, you can say, etiquettes हैं आपके पास कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं. और या आप ऐसा भी कह सकते हैं, it's a pleasure to meet you all. But this is only again when you are meeting for the first time. So I told you कि hi, hello, hey, you can use it, but जब आपका कहीं कस्टमरी काम है, जहां पर आपको एक एजुकेशन सिस्टम में है, तो आप हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. Like you can introduce if somebody meets you. अगर आपको कोई मिलता और आपको इंट्रोड्यूस करना है, like I can say you, hello, my name is Chandra, or hey, I'm Chandra. Hello, my name is Chandra Chaudhary. Hi, they call me Chandra. Right? So आप इस तरह से अपनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. I can introduce, good morning, my name is Chandra. Good afternoon, I am Chandra. Good evening, my name is Chandra Chaudhary. Good morning, hi, they call me Chandra. So when you have like this, my name is Chandra Chaudhary, मेरा नाम चंद्र प्रभा चौधरी पूरा बताते हैं, that is the correct way of introducing yourself. Otherwise, whenever you meet anyway on the way, और यहाँ कहीं बाजार में मिल गए, then you can go for a short introduction. But when you are going to be a formal, तो आप बोलेंगे good morning, my name is Chandra Chaudhary. Now you can revise with me, and सबके पास अपना नाम है, तो आप मुझे अपने आप म्यूट पे रहिए और उसमें बोलिए अपने आप से, and repeat it. Instead of my name, you will say your name. Good morning, my name is. Good morning, my name is. You can take your name. I can see from here Priyanshu Sharma. Good morning, my name is Priyanshu Sharma. Good morning, my name is Shilpa Kumari. Good afternoon, my name is Ekta Sharma. Good morning, I'm Jyotsna Raj. Good morning, I'm Sachin. So if I want to have a short, I will say, good morning, I'm Sachin. But if I want to have a complete introduction, so I will say, you can write in chat also, my name is, good morning, my name is Pratibha Yadav. Good. So I can see in the chat, and it's good. I appreciate most of the learners are writing, and it's good to see. Good morning, my name is Tina. Right, very good, very good, very good. That means you are following me. So this is the first step I have taken. That good morning, good afternoon, or good evening. My name is Chandra Chaudhary. Now, there is one more way of introducing myself, Sakshi Arora. This is grammatical incorrect. Never say myself, Sakshi. Myself is wrong grammatically because with one pronoun and one noun you cannot connect together. You cannot have one pronoun and noun together. तो आप इसको कभी भी नहीं बोलेंगे. और बहुत सारे इंटरव्यूज में मैं जाती रही हूँ. जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर सिलेक्शन होता था तो उसके अंदर मैं इंटरव्यू पैनल में रहती थी और उसमें बहुत सारे बच्चे अपने नाम जब हम पूछते थे तो वो ऐसा ही बताते थे कि माई सेल्फ इज सो एंड सो. माई सेल्फ यश वाशने, माई सेल्फ राहुल कुमार. दिस इज रॉन्ग. तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि माई सेल्फ करके कभी भी आप अपना नाम नहीं बताएंगे. आप हमेशा अपना नाम बताएंगे. माई नेम इज काजल, माई नेम इज दिवाकर बाजपेयी. गुड. I can see learners are writing very well and they know how to have their name with their introduction,
Right. Good morning. My name is Sanya Arora. That's good. So I'll move on to the next slide. Now, besides in telling your name, अब आपको क्या क्या आपके बारे में बताना है, क्योंकि आपके जब जिससे भी आप बात करेंगे तो उसके आपके बारे में उसका पूरा एक इम्प्रेशन हो जाएगा। और जब हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसलिए कि कैंडिडेट एक कंफर्ट जोन में आ जाए, ताकि वो नर्वस ना हो और वो कंफर्टेबली अपने विचारों को व्यक्त कर सके। सो आफ्टर telling your name, now we will go on and we'll focus on the other factors. सबसे पहले है कि आप की उम्र क्या है, how old are you? कैसे पूछेंगे, आपकी उम्र क्या है, how old are you? And there is another way of asking, what's your age? How old are you? Or you can ask, what's your age? When you ask, what's your age, to elderly people, especially women, उनको अपना एज थोड़ा बताने में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आई थिंक आप हमेशा ये यूज कर सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, अब आप अपनी एज आप इसको लिख लीजिए, हाउ ओल्ड आर यू, और यू कैन डू दैट ऑल्सो, नेवर माइंड, व्हाट्स योर एज, आपकी उम्र कितनी है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो आप चैट पे लिख भी सकते हैं, आई एम 26 years old. Like I can write, I am 65 years old. So when you write your age, you have to write, I am 65. No, you're writing wrong. You cannot write year. It has to be years. YEARS. This Jyotsna, please correct. I am 19 years old. S will be there. So be careful. There will be S. I am 65 years old. There is another way of telling age. I am 26. No need of writing years and old. You write, I am 26. Sanya is 22, so she will write, I am 22. And this AM, A should be small letter, not capital. Again, there is one mistake. One has written, Tikender Mishra, please write years. YEARS. I am 26 years old. Or another is, I am 26. एक और मेथड है, एक और तरीका कहने का, कि मान लीजिए मैं 13 साल की हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, आई, और अभी मैंने 13 साल कंप्लीट किए हैं, तो आई कैन राइट, आई टर्न्ड 13. TURNED. मैं अभी मैंने 13 कंप्लीट किए हैं, तो आई कैन से दैट आई टर्न्ड 13. और अगर आप 12 साल पूरे करने वाले हो किसी डेट पर 31 जुलाई को, तो यू कैन राइट, यू कैन टेल लाइक दिस ऑल्सो, आई विल टर्न 12. Then you will not write years and old. You will write, I will turn 12 on 31st July. क्योंकि will लगाया है, will का मतलब है कि अभी टाइम है, मुझे 12 साल होने का अभी समय है। कब होंगी मैं, 31st July. So there are different methods to express your age. I am 65 years old. I am 65. I turned 65. I will turn 65 on 31st July. Right? Grammar portion we will deal afterwards. Okay? So this is the way you can tell your age. How old are you? Question is, how old are you? So you can write, I am, your age, that number, years old. Right? Next slide goes to about your family.
about your family. And there is another word I have written on the slide which you can see, siblings. Siblings means your real brothers and sisters, not cousins, not friends. So the next question is about the family, which is very, very important, that family background. So family background, we are not going to ask anything else, only how many members are there. So we'll start with my family has dash members. आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं. अब इन 4 या 5 लोगों में कौन कौन आ सकता है? आपके फादर है, मदर है, आपकी नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, आपके कोई चाचा रहते हैं, चाची रहती है, उनके बच्चे भी साथ रहते हैं, जैसे कंबाइंड फैमिली और देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली. तो आपके घर में जितने भी जने हैं फैमिली मेंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्वेंट्स, दे विल बी डिफरेंटली written. So how many members are there? So you will write my family has 10 members, or my family has, you can write in chat also, my family has 5 members, or my family has 6 members. Now you can say like this also, in my family apart from my parents, मेरे parents के अलावा I have one elder brother, or I have one elder brother or a younger sister, whatever. आपकी एक बड़ी बहन है, आपकी एक छोटी बहन है, तो आप उसको भी बताएंगे. In my family apart from my parents I have an elder brother and a younger sister. Or you can write I have 2 elder brothers. When you write I have an elder brother, अगर आपका एक elder brother है और एक younger sister है, then you will use it a continuous, and there is a gap in the slide. That gap is not required anything. This is underlined. I have an elder brother and a younger sister. अब आपके पास फैमिली में कितने जने हैं तो आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए इस क्वेश्चन को. My family has dash members, 6 members, 5 members, whatever. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर. अगर आपका एक भाई है और एक बहन है तो आपका ये सेकेंड वाला सेंटेंस आएगा. बट आपके पास कुछ और सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए आप लिखेंगे आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, और आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, और आई हैव 2 younger sisters, or I have 1 elder brother, 1 younger brother and 1 younger sister. So जैसे जैसे आपका फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह से आप लिखते जाइए. और अगर आपके साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो आप उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आप मेंबर्स पे कंसिडर करेंगे. So in my family, apart from parents, my parents and grandparents, I have 3 elder sisters. और मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है आपसे और एक भाई आपसे छोटा है, तो आप कह सकते हैं I have 1 older brother and 1 younger sister. आप बीच में हैं, आपसे एक बड़ा भाई है और आपसे एक छोटी बहन है, तो उसमें elder की जगह क्या आएगा? older, OLDER. So my family has 6 members. In my family, apart from my parents, I have an eldest brother and a younger sister. In my family, apart from my parents and the grandparents, I have 2 elder brothers. Or there is another situation, I have one older brother and 1 younger. मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो बड़े भाई को क्या बोलेंगे? older, right? So I can see on the chart you are writing correctly. Good one. I appreciate everyone. My family has 5 members in my family apart from my parents, right? I have 2 younger sisters. Please correct.
younger sisters, there will be plural. You have to see whether you are using singular or plural. अगर आपकी एक छोटी बहन है तो sister आएगा, अगर आपकी दो छोटी बहनें हैं तो sisters आएगा. So please see to it. I can see on the chart. I have 3 older brothers. Shailendra Kumar, please correct it. Mohit Maharishi, I have 3 older brothers. Shailendra Kumar, please correct it. I have an elder brother. I have 1 older brother and 1 younger sister, right? I have 1 younger sister, right? So rest of them are correct. So this is about the family. Now we will go to the next one. Then what do you do? After the family, what do you do? My next question is, what do you do? Now, before what do you do? I'm sorry, I'll go back to the first slide. Educational qualification, that will come afterwards. Educational qualification. What do you do? Or what do you do will come afterwards. Before that, there will be educational qualification. What are your qualification? Qualification means? मैम थोड़ा हिंदी में भी बोलते जाइए, प्रश्न जो आप पूछ रही हैं वो हिंदी में भी बताते जाइए, जो भी इंग्लिश बोले उसका हिंदी जरूरी. आप क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसके साथ ही क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, आपकी शैक्षणिक योग्यता. व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर जॉब नाउ, आई एम आस्किंग अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो. जॉब विल बी कमिंग आफ्टरवर्ड्स. पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो. सो आई हैव रिटन सर्टेन थिंग्स. Corrections are to be made whenever you write. I am in class 6. So when you write I am in class 6, you will not put th on that. So you can write a question, I am in class 8. 8 only 8. Then if you write a standard also, which is very common in the convent schools and the so-far called public schools, I am in class 6th standard. So th you will write whenever you write standard. मैं छठी कक्षा में हूं तो I am in class 6th standard. हिंदी में बोले छठी कक्षा में हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 6th standard. I am a graduate or a postgraduate student. I am a BTech और PhD in. कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ परस्यू कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं. एक बच्चा है मेरे पास जो 8th क्लास में है, तो वो क्या बताएगा, आई एम इन क्लास 8. 8 ओनली 8. आई एम इन क्लास 8 और आई एम इन क्लास 8th स्टैंडर्ड. एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आई एम अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट. और अगर आपने बीटेक या पीएचडी किया है तो आई एम अ बीटेक एंड पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस. और अगर आप पढ़ रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. परसुइंग मीन्स आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, अभी आपने पूरा नहीं किया. मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में, आपकी 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम ग्रेजुएट, बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन येट. अभी तक आपने अपनी ग्रेजुएशन को खत्म नहीं किया है, पूरा नहीं किया है. तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. सपोज यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो अगेन यू विल राइट आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी ईयर में हैं, देन यू कैन से दैट आई एम इन द सेकेंड ईयर और आई एम इन द थर्ड ईयर और आई एम इन द फर्स्ट ईयर. और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. और मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, आई एम अ बीटेक और आई एम
PhD इन और आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में PhD की है या किस सब्जेक्ट में आपने BTech किया है। लाइक अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं बताऊंगी कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। Yes, Kalpana has written rightly. I am in class 5th standard, right? And you can write I am in class 5. If you don't want to write standard, then you will write I am in class 5. Yes, this is Rohit Mishra. Please, you have written something wrong. You can make a correction in this. I am BA first year. Some spellings are mistake, don't mind. I am BA, B and A will be capital. First year FIRSTYEAR. So you have to correct your spellings also. I am in PG second year, right? I am in BA final year. I am in second year. I am second year. Who's Reema Chaudhary? Please make a correction. I am second year. I am in second year. In. आप सेकेंड ईयर नहीं हो, आप सेकेंड ईयर में हो. आई एम परस्यूइंग विक्रम भट्ट, राइट, वेरी करेक्टली सेड. राहुल शुक्ला, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी. यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी और librarian course. I am class 12th standard. I am in class 12th. I am in BBA third year. Is again make a correction. I am in BBA third year, not years. I am BA second year. Not S will not be there. Jagdish Joshi, please correct. It will be I am in BA second year, not years. S हटाइए वहां से. This is Vikram Bhatt is correctly written. Rahul Kumar, I am a graduate in Sanskrit. Okay. I am postgraduate, right? I am B.Ed. I am B.Ed is incomplete क्योंकि आप B.Ed करने से पहले आपने कुछ किया होगा. कृष्ण कुमार झा. I am B.Ed is आपने कुछ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको लिखिए पहले, उसके बाद आप B.Ed लगा सकते हैं. आप लिख सकते हैं आई एम BA B.Ed. दैट विल साउंड बेटर क्योंकि आपने B.Ed तो एक आपकी टेक्निकल एजुकेशन है. आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, वॉट एवर इज देयर, वो आप उसके साथ लिखेंगे. आई मीन फाइनल ईयर. फाइनल ईयर किसमें? प्रमोद कुमार झा. फाइनल ईयर किसका है? फाइनल ईयर किसमें है? आपको मेंशन करना पड़ेगा. BA का फाइनल ईयर है, MA का फाइनल ईयर है, वट एवर इज देयर, तो उसको आप मेंशन करेंगे. B.Ed में कैपिटल होगा B, E भी कैपिटल आएगा. मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन करेक्टली. ऑल एप्रिसिएशन फॉर एवरीवन दैट यू आर राइटिंग करेक्टली. और धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आपका मैं और चेक करूंगी तो आपके पास और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. नाउ आफ्टर द क्वालिफिकेशन वी हैव टू आस्क यू वेयर डू यू लिव. आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव. और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ वेयर आर यू फ्रॉम. आप कहां से हो. सो पहला क्वेश्चन है मेरा कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं. तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहां रहते हैं. सपोज आप सब दिल्ली से हैं, मैं मान लेती हूँ, मुझे नहीं मालूम है आप लोग कहां से हैं. सो यू कैन राइट दिस in this way. I am from Delhi. Okay. Or you can write I live in Delhi, right? I am from Uttarakhand, right? I hail from Jaipur. I hail from, मैं कहां से हूं? मैं जयपुर से हूं. I come from Shimla. I live in Faridabad. और अगर आप किसी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं या आप जयपुर में हैं और आप
या आप दिल्ली में हैं और आप किसी से मिलते हैं और आप कहीं बाहर से आए हो, से देहरादून से आए हो, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम देहरादून। और अगर आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही किसी से मिल रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से ही हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली में ही हूं, तो उसको आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अगर मैं आज दिल्ली में हूं बट मैं जयपुर से आई हूं तो मैं क्या लिखूंगी इसको? आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम मुंबई। बट अगर मैं दिल्ली में ही हूं और दिल्ली में ही किसी को बता रही हूं तो मैं लिखा राइट सान्या अरोड़ा, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। Right, very right. I am from Tirupati. I am from Delhi itself. Very well. I live in Vrindavan. Right. I am from New Delhi. Okay. I am from Kanpur. Right. You're all picking up very well. Good. Appreciate everyone. You're following very well. So you have written very correctly that you are from Delhi and where do you live? And after that, if I ask you a complete sentence, where do you live? So you can write I am from or I live in Delhi. And if I ask you your address, then you have to give little more information, and the information will be in the form that I am from Delhi, and then you can write which place you are staying, that place you can mention, that area you can mention, and you can have more information with that. Like I can tell you, I live in Sector 43, Faridabad, Haryana. So you can write, you can mention the place of that particular area, and then you can write your city, and then you can write the state. So all these things, when you go for an interview or you go somewhere where you have to introduce yourself, तो आपको ये भी बता सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप दिल्ली से हो, कहाँ से हो? दिल्ली सो बिग, बहुत सारे एरियाज हैं, तो आप बता सकते हो कि मैं करोल बाग से हूँ और करोल बाग का कौन सा एरिया है, उस एरिया को बता सकते हैं। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप you can say the state, you can say the city, you can say the area. ओके, लाइक बम्बई में है, अगर आप बम्बई से हैं तो आप क्या लिखेंगे कि आई एम फ्रॉम नेवी नगर, कुलाबा एंड मुंबई. So you can mention all these three things together, so then to give a feel कि आपका पूरा एरिया, पूरा एड्रेस आपके पास, हमारे पास आ जाएगा कि कहाँ से हैं आप. सिर्फ दिल्ली से जाएंगे तो nobody can imagine कि दिल्ली के किस पार्ट से है, तो किस पार्ट से के लिए आपको पूरा जो है आपको एड्रेस देना पड़ेगा. नेक्स्ट मैम, हेल का लोग हिंदी पूछे हैं कि हेल का हिंदी क्या होता है? हेल का हिंदी होता है कि आप कहाँ पर से कहाँ हो, कहाँ से बिलोंग करते हो. हेल का मतलब है कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो. जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं फरीदाबाद में रहती हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ओके, हेल का मतलब है आप कहाँ से आए, कहाँ से आपकी बिलोंगिंग है, आप कहाँ से आए हो. आप दिल्ली में आए हो, दिल्ली में आए हो तो दिल्ली से नहीं हो सकते, दिल्ली में रहते हो क्योंकि आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप स्टूडेंट हो, बट आप दिल्ली से नहीं हो सकते. ओरिजिनली आप कहाँ से हो? दैट इज हेल. आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और आई हेल फ्रॉम मुंबई, बट आई एम स्टडिंग इन दिल्ली, आई एम वर्किंग इन दिल्ली एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज योर व्हाट डू यू डू. आप क्या करते हैं? इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप क्या करते हैं मतलब आपका वर्क क्या है, आपका क्या वर्क है. आपका वर्क है कि आप स्टूडेंट हैं, तो यू कैन राइट आई एम अ स्टूडेंट.
आप रिसर्च कर रहे हैं, आई एम अ रिसर्चर। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप लिखते हैं आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। और अगर आप कहीं वर्क करते हैं, सो आई वर्क इन एडवर्टाइजमेंट कंपनी, आई वर्क एज एन आर्किटेक्ट, और यू कैन से दैट आई वर्क इन अ कंपनी एज एन एग्जीक्यूटिव। पोस्ट का नाम भी दे सकते हैं, लाइक आई वर्कड पास्ट में था, और अगर मैं अभी काम कर रही हूं तो आई वर्क इन अ केंद्रीय विद्यालय एज प्रिंसिपल। तो आप क्या काम करते हैं, कहां पर हैं, तो उसको बताने के लिए आप लिखेंगे लाइक यू हैव रिटन करेक्टली, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ पीजी स्टूडेंट, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क एज एन आर्किटेक्ट, I am an assistant professor, right? World knowledge, right? Vikram Bhatt, I am a Sanskrit student, right? I am a 6th class student. I worked in Sanskrit Bharati as a teacher, right? I am a teacher, or you can write like this also. I worked in this, that means अब आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने worked लिखा है किसी ने, WORKED, that means आप अभी काम नहीं कर रहे हो। If you write in present scenario, तो आपको present tense में लिखना है, I work teacher in Sanskrit Bharati। और अगर आप वर्क लिखेंगे WORKED, that means अब आप वहां पर काम नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे। So wherever you are working, that work portfolio you have to give कि आप कहाँ हो, क्या करते हो। I am teacher in Maharishi Vidya Mandir। I am teacher where? In Maharishi Vidya Mandir। Spelling you can make correction। I am a PG student, right? I work, no, this is wrong. Jyotsna, please correct your sentence। I work as teacher in that school, or I am a teacher in that particular school. That way it should be written. Anyway, so you can reflect your work, that you are working as engineer, as teacher, as workman, as writer, whatever, right? So the next is, what do you do? You can have, I'll give you another. Apart from additional your qualification, you could have given your additional qualification also. You can give somewhere, note down that I have done 6 months basic computer course from the institute in a year। अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के अलावा और कुछ भी कर रखा है, लाइक बीएड किया है आपने, या आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कुछ योगा किया है, या आपने कुछ और higher study किया है, that also you can mention in your qualification। I have done 6 months basic computer course from institute, from Pearl Academy in a year you can mention। और I am a fresher। और सपोज आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं लिया है, तो यू कैन राइट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट बट आई एम अ फ्रेशर। मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी मैंने वर्क नहीं लिया। अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज योर, व्हाट डू यू डू इन फ्री और लेजर टाइम? दाविद सिंह आप म्यूट कर दीजिए, दाविद सिंह आप म्यूट कर दीजिए, आपको पहले भी बोला जा चुका है। दाविद सिंह आप म्यूट कर दीजिए। उनको समझ में नहीं आ रहा, आप अपना फोन काट दीजिए। दाविद सिंह आप अपना फोन काट दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में आपके कारण। फोन काट दीजिए। अरे उससे कह रहा कोई लड़का फोन कर रहा है, बात सुनो। प्लीज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। दाविद सिंह आपको समझ में नहीं आ रहा, फोन काट दीजिए, आपका माइक म्यूट नहीं है। मैं आपको बाद में समझा दूंगा क्लास के बाद। आज अपना फोन काट दीजिए। तो अपना काम कर लगे तो प्लीज फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस।
दाविद नेक्स्ट सिंह। स्लाइड। बंद कर दो। ठीक है मैम, आप पढ़ाइए, इनको मैं बाहर करता हूँ क्लास से। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट डू यू डू और व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम और लेजर टाइम। आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं जॉब करते हो, तो सारा दिन के बाद आपके पास कुछ फ्री टाइम होता है, कुछ लेजर टाइम होता है। लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। उस समय आप क्या करते हो, आपकी क्या हॉबी है। अदर वर्ड्स इज हॉबी। हॉबी की जगह मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू like to do, or what is your hobby, or how you are going to enjoy your leisure time or free time. So you can have number of hobbies, number of interests, number of liking and dislikings. So you can read the books. I like reading books. I like reading books and love to swim. I am good cook. I am good at playing chess. I like to shop when I am free. I love listening to music. जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप फ्री टाइम में करना चाहते हो, आप उसको आप लिखिए कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप इंग्लिश में उसको लिखिए आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। And like somebody has written, I like sleeping. Sleeping is all right, but it doesn't come in the hobby. Hobby means जहां पर आपकी कुछ क्रिएटिविटी हो। स्लीपिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो अगर आप स्लीप करेंगे तो वो आपकी हॉबी नहीं है। ट्रैवल हो सकता है, यू लव ट्रैवलिंग, यू एंजॉय ट्रैवलिंग। एंजॉय भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं, हॉबी भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है आप लिखिए उसको। आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको योगा एक्सरसाइजेस करना पसंद है, आपको जिम जाना पसंद है, आपको एडवेंचर करना, आई लव टू हैव एडवेंचर, और आई लाइक एडवेंचर इन माय फ्री टाइम, और आई वांट टू गो टू एडवेंचर ट्रिप इन माय फ्री टाइम, or I would like to play cricket, right? I love watching movie, right? I love reading, okay? I love to watch films. आप फिल्म देखना पसंद करते हो, आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, आप खेलना पसंद कर सकते हो। तो जो भी आपकी पसंद है वो आप सब लिख, चैट में सब अच्छा लिख। आई लव डांस, राइट? आई लव डांसिंग, okay, right? I love to make new friends. You love to make new friends, but what is the creativity you are doing, that also you have to mention here. I love to write poetry, very good. I love traveling, I like painting, right? So in free time I do painting. Okay, that's good. So the next slide goes, so this is all about your introduction. Now you can write in your chat box 5 to 6 sentences. Where would you like to introduce yourself and your introduction? Where would you like to introduce yourself means आप अपने आप को कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? असेंबली में, स्कूल असेंबली में, या किसी सेमिनार में, या किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बैठे हैं वहां आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या आप किसी स्ट्रेंजर को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। So please write in chat where would you like to introduce yourself. And second thing is that you write a message in the chat that what you have learned today. आज आपने क्या सीखा है, थोड़ा थोड़ा बताया है, बिकॉज आज पहला ही लेक्चर था। उसके बाद धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे एंड विल मूव ऑन। तो आप लिखेंगे what you have learned today, आपने आज क्या सीखा है। So this is all about today's self introduction. You can write maximum 10 lines, and you can write your introduction in 10 lines, right from your name, from greeting to the hobbies. Now, I have one poem. I'm going to read out this poem, and this poem is a very famous poem written by Rabindranath Tagore. You must be knowing that national anthem Jan Gan Man is written by Rabindranath Tagore. Great poet, composer,
and a writer and educationist, and this poem will give you some insight to go ahead. And the name of the poem is Where the Mind is Without Fear. I'll repeat, Where the Mind is Without Fear. हमारा जो माइंड है वो उस पर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए. अगर डर होगा तो हम कोई भी काम आगे नहीं कर सकते. तो इसकी कुछ लाइंस, पूरी पोएम हो सकता है इतना समय ना हो, जितनी भी लाइंस मैं कर सकूं. मैं, आप म्यूट पे रहिए और मेरे साथ साथ एक एक वर्ड बोलिए और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगी. वेयर द माइंड, वेयर द आप माइंड, बोलिए, मैं आपके पीछे बोलता हूँ, आप बोलिए. आप लोगों सबको म्यूट में बोलना है. वेयर वेयर द द माइंड माइंड is is without without fear, fear, and and the the head head is is held held high, high, where where knowledge knowledge is is free, free, where where the the world world has has not not been been broken broken up up into into fragments fragments by by narrow narrow domestic walls, domestic walls, domestic domestic walls, walls, where where words words come come out out from from the the depth depth of of truth. truth. Now I'll इसका read read a complete line. Where the mind is without fear, where the mind is without fear, and the head is held high, and the head is held high, where knowledge is free, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where the world has not been broken up into fragments, right, by narrow domestic walls, by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. come out from the depth of truth. There are more lines also. मैं इसी को emphasize करूंगी और मैं इसको आपको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मीनिंग बताऊंगी. Poet prays to Almighty that his countrymen should be free from fear and head should be high with dignity, self-esteem. Knowledge is free. All should acquire education, irrespective of class. Children should learn freely from nature. There should be unity, no division on the basis of caste, religion, and superstitions. Now, इसका जो मीनिंग है मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको. इसमें जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो मेरे सारे देशवासी हैं वो बिना डर से इस देश में रहें
और उनका सिर हमेशा ऊंचा रहे। किसके लिए? उनके पास अपनी एक डिग्निटी, एक सेल्फ एस्टीम रहे, स्वाभिमान जिसको बोलते हो आप, स्वाभिमान हो, और सिर हमेशा ऊंचा करके चले। और जो ज्ञान है वो सबके लिए फ्री हो। ऐसा नहीं हो कि ज्ञान एक पर्टिकुलर क्लास, जो अमीर हैं या जो मिडिल क्लास हैं या जिनके पास पैसा हो उनके लिए ज्ञान, ज्ञान सबके लिए फ्री हो। और जो एजुकेशन हो वो इस तरह से हो कि बच्चे जो हैं खुद ही जो है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, उससे सीखे। क्योंकि सब कुछ हमको जो है नेचर से मिलता है। मदर नेचर को हमसे, मदर नेचर से ही हमको सब कुछ सीखना है। और जो बच्चे हैं वो यूनिटी में रहे, और जो बड़े हैं वो भी यूनिटी में रहे। और किसी भी तरह की हमारे बीच में दीवार, जाति की, रिलीजन, धर्म की, और जितने भी अंधविश्वास हो वो सब ना हो। उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना की है कि हमारे देशवासी बिना फियर के और अपने हेड को हाई करके आगे चले, ताकि उनकी जो नॉलेज हो वो पूर्ण हो, और वो नेचर से एजुकेशन ले और सब मिलजुल कर रहे, ताकि हमारा देश एक अखंड भारत की तरह रहे। तो ये एक पोएम है और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एंड आई थिंक द टाइम इज ओवर नाउ, टाइम हो चुका है। और आप